I'm here once again with a new story. और इस बार इस कहानी में 3 भाषाएं हैं। जब हम मुसाफरी करते होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, चाहे वो अपने रोजमर्रा काम के लिए टैक्सी में, रिक्शा में, बस में, ट्रेन में, कुछ भी हो, छुट्टियों के लिए जा रहे हो, कभी ना कभी हम ऐसे लोगों से मिल जाते हैं, भले ही थोड़े समय के लिए अपनी जिंदगी में आए, पर वो बहुत ही अच्छा समय होता है। आज की कहानी भी ऐसी ही कुछ है। से ला वी, ये फ्रेंच में, अर्थात यही है जिंदगी। मैं आपको मेरे साथ थोड़ा समय में पीछे लेके जा रही हूँ। ये साल है 1979। मैं चेन्नई से हूँ, तब मद्रास कहते थे। मेरे घर से 11D करके बस रूट है, तो उसमें मैं अक्सर छुट्टियों के दिन में या कभी कुछ काम होता था, तो वहाँ पे बड़ी सी होलसेल सब चीज़ों की मार्केट है, जो सब्जी, फल या अपने रोज़मर्रा की चीज़ें वहाँ पे बहुत ही अच्छे किफ़ायती दामों में मिल जाता है। तो मैं उस दिन कुछ फल और सब्जी फ्रूट मार्केट से खरीदने के लिए पेरिस कॉर्नर जा रही थी। जैसे ही मैं बैठी तो मेरे साथ जो सुबह में जो कॉलेज में जाते वक्त जो मिस्टर मुथुरामन करके जो कंडक्टर थे, वही थे उस दिन दोपहर को। और आज पता नहीं उनकी ड्यूटी दोपहर को, मतलब मैं जब निकली थी कुछ 1:30 पौने 2 बजे थे, तो मुझे मिल गए बस में, और मैं उनको मुथु अंकल बोलती थी। और वो कंडक्टर का काम करते थे, मगर उनको भी साहित्य से बहुत ही लगाव था। मेरे पिताजी के अलावा मुथु अंकल भी एक बहुत ही बड़ा स्तोत्र है जो मुझे साहित्य की तरफ खींचता हुआ गया। तो अक्सर मेरे लिए जो कुछ भी थोड़ा बहुत होमवर्क होता था या असाइनमेंट्स होते थे, तो वो भी मुझे मदद कर दिया करते थे। और उनके हाथ में जो वो क्लिक 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 होता ना टिकट देने के लिए कंडक्टर का, वो बजाते बजाते टिकट 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 एवा नहीं मांगे, अच्छा एवा यंग पोना यंग एवड़ा सिल्डर का इंडिया कुड़े कुड़े टिकट 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 टिकट। वो ये कहते गए, कहाँ जाना है, आपके पास छुट्टे हैं, अच्छा आपने टिकट ली कि नहीं। ये बोलते 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 मेरे तरफ आए और मुझे बोला, क्योंकि मुझे पहचानते थे, तो मुझे बोले, ए कुमो वो देखना आगे वाली सीट पे वो जो अंदर 2 முசு மைனா உட்காந்துருக்கு பாரு, அந்த வெள்ளையா இருக்குங்க பாரு அந்த 2 பொம்பளைங்க, அவங்க என்னவோ எங்கேயோ போகணுமா, ஏதோ வாங்கணுமான்னு एड्रेस கேட்குறாங்க, உனக்கு புரிஞ்சா கொஞ்சம் பாரு, அவங்களுக்கு கொஞ்சம் உதவி செய்ய। उन्होंने ये कहा कि कुमो वो देखना, वो जो 2 गोरी गोरी चिट्टी सी जो 2 स्त्रियां बैठी है ना, कोई पता ढूंढ रही है या कुछ चाहिए उनको। तो उन्होंने मुझे पूछा, पर यार मेरे को है ना इतना तो नहीं समझ में आया, क्योंकि मुझे लगता है वो है ना अंग्रेजी भी कुछ ठीक से नहीं बोलती हैं, वो कुछ अलग तरीके से बोल रही हैं। मैंने जाके उनसे बात की, अंग्रेजी में मेरे साथ बात करने लगे ना, तब मुझे महसूस हुआ कि ये तो फ्रेंच है। मुझे ऐसा लगा कि मुझे लॉटरी लग गई, क्योंकि मैंने अभी है ना 7-8 महीने पहले मेरी फ्रेंच प्रोफेसर के साथ मैंने फ्रेंच बोलना और सीखना शुरू किया था। क्यों? क्योंकि अगले साल 1980 में मई के महीने में हम लोग सब पूरी यूरोप के ट्रिप पे जाने वाले थे, और उन्होंने कहा था कि तू मेरे साथ जरूर आना। ये 15-17 इतनी जवान लड़कियां और 5 लेडी प्रोफेसर्स हैं, तो मैं अकेला आई कैन नॉट हैंडल ऑल दिस, तो तुझे आना ही है, तू फ्रेंच सीख जाएगी, मुझे मालूम है। तो मैं तो बहुत खुश थी, सीख रही थी, और मुझे इस बस में ये मौका मिल गया। एक स्त्री का नाम था मैडलिन त्रिस्टॉ, और उनकी सहेली जनीन। मदमुजेल से बंगाल वेयर आई वांट टू आई सॉरी बाय बाय। अर्थात ये चूड़ियाँ जो यहाँ कहाँ मिलती हैं, मुझे लेनी है, और आप मुझे मदद करेंगी क्या? तो मैंने कहा हाँ ज़रूर। और मैंने क्या किया कि पेरिस कॉर्नर उतरने की बजाय वहीं फूल बाज़ार, जो फ्लावर मार्केट का जो मेन बस स्टॉप था, वहाँ पे हम तीनों उतर गए। और नज़दीकी सावकारपेट करके एक इलाका है, जहाँ पे बंगड़ी बाजार करके गली है, वहाँ पे आपको हर शेड की, हर रंग की चूड़ियाँ मिल जाएगी जो हाथ से बनी हुई रहती है। हाँ, मगर शर्त ये है कि आपको वो पूरे का पूरा 12 दर्जन का ग्रोस लेना पड़ेगा। खैर मैं उतर गई और हम लोग बहुत घूमे, दोपहर के करीब 2:15-2:30 बजे से लेके शाम के 7-7:30 बजे तक घूमे। वो चूड़ियों के बाजार में घूमते घूमते अचानक मैडलिन ने मेरा हाथ पकड़ा, बोले ए कुमो कुमो व्हाट इज दैट स्मेल। मैं ये अचानक बिल्ली जैसे हवा में क्या सूंघ रही है? तो बोले नहीं, यहाँ पे कोई एकदम स्ट्रॉन्ग स्पाइस स्मेल है, स्पाइस स्मेल। उनको है ना हींग की खुशबू आ रही थी। तो मैंने कहा हाँ, दिस इज एसोफेटिडिया। व्हाट? अभी फ्रेंच मुझे इतनी तो नहीं आती थी कि अंग्रेजी का एसोफेटिडिया और हिंदी का हींग फ्रेंच में क्या होता है, वो शब्द तो मुझे नहीं मालूम था। तो मुझे ऐसे ही उसने पूछा कि मुझे ईट ईट, कहा हाँ खाने में डलता है। तो बोले मुझे लेना है।
शिशु आशिती। मैं बोली, तो किस में डालेगी? पास्ता में डालेगी? तो बोले, नहीं, तू मुझे सिखाना, पर मुझे चाहिए, इसकी खुशबू बहुत बढ़िया है। तो भाई हमने हींग की डिब्बियां ली, जो कुछ भी उनको शॉपिंग करना था हमने कर लिया। और एक बढ़िया कोइंसिडेंस ये था कि उनकी जो होटल थी हमारे घर से मुश्किल से 10-15 मिनट के अंतर पे थी। तो मैं उनको घर ले गई और उन्होंने भर भर के अपने भारतीय एकदम जो ट्रेडिशनल थाली, हम लोग कच्ची हैं, जो गुजरात का एक हिस्सा है, तो वो तो बहुत खुश हो गई, खास करके अलग अलग आचार देख के। खाती जाती, नाक और मुंह से पसीना पसीना टपक 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 रहा था, पहुंचती जाती मगर खाती जाती, क्योंकि उसको तीखा लगता था। जुनीन को भी तीखा लगा, पर उनको बहुत मजा आया, उन्होंने वो खाया। और फिर उसके बाद हम उनको घुमाने ले गए हमारे गाड़ी में मरीना बीच, जो कि तब, अब मुझे पता नहीं है, 70, 80 और 90 का जो शतक था, वो पूरे उसमें उस समय के दौरान मरीना बीच का स्थान था दुनिया में दूसरा, फ्लोरिडा के मियामी बीच के बाद, क्योंकि वो एकमात्र बीच था अपने देश में जहाँ पे 7 से 8 मील लंबे सुंदर बाग बगीचे लगाए गए थे, जो ताजे पानी में पनपते थे, और सामने खारे पानी का दरिया था। और जगह जगह जो वहाँ के हमारे तमिलनाडु के, मद्रास के और आसपास के इलाके के जो भी प्रसिद्ध राजनेता थे या जो जाने पहचाने बड़े बड़े लोग थे, उनकी स्मारकें थी। और दूसरी एक बात, पूरे उसके जहाँ भी आप चलने के लिए वो सुंदर सुंदर उन्होंने बत्ती लगाई थी, रास्ते बनाए थे, वहाँ पे तमिल जो साहित्य है उसमें के चंद जाने माने पहचाने हुए किरदारों की मूर्तियां लगी थी। खैर वो सब हम घूमे, फिर घर आए और हम उनको छोड़ के आए क्योंकि होटल नजदीकी था। खैर ये हो गया और वो चली गई पारी, पेरिस नहीं, फ्रेंच में उसे पारी कहते हैं। हाँ, हर बार जो भी आ रहा है उसको करके रोल करना पड़ता है, तब वो नाम पूरा होता है और वो र का स्वर पूरा होता है। और 1980 में मई के महीने में हम 17-18 लड़कियां और हमारी 5 लेक्चरर्स, हम सब मिलके पूरा यूरोप घूमे और 2 ही जगह पे हमने हॉल्ट लिया था। पहला था रोम और दूसरा था पारी। पारी में हम रहे थे करीब 3-4 दिन। तो वहाँ पे मैडलिन त्रिस्तोन, ये मेरी जो सहेली बनी थी, तब तक हम चिट्ठियां लिखते थे भर भर के। मैडलिन त्रिस्तोन सोरबोन यूनिवर्सिटी जो है उसकी मुख्य लाइब्रेरियन थी। तो उन्होंने 2 दिन की छुट्टी ली, हमारे साथ आई और हम पारी से जो हमने शुरू किया, नजदीकी वसेल लुई का जो महल है उसके लिए हमको 2 दिन लगे। बहुत ही बड़ा महल है। और उसके बाद जो हम कोच हमने ली थी, शुरू किया वहां से यात्रा, करीब 18 दिन या 21 दिन तक वो मुसाफरी चली। आल्स, तुलूज, बलोंग, एविग्नॉन, लुक्समबर्ग, स्ट्रासबर्ग, लिक्टनशायर, फिर वो स्विस एल्प्स जो दोनों फ्रेंच और उस तरफ दोनों तरफ जो बांटते हैं, वो एल्प्स हमने 2 बार पार किया। तब वो ग्रेट वॉल ऑफ बर्लिन थी, इस बर्लिन में हमने 2 बार उसको पार किया था, पर हम उतरे थे, घूमे थे वेस्ट जर्मनी में, तो बहुत कुछ देखा, घूमा। और जब हम जर्मनी पहुंचे तब मेरी वो जो एक पेन पैल थी, जिसको मैं बरसों तक खाली चिट्ठियों से संपर्क में थी, कभी कभार हम लोग फोटो भेज देते थे थोड़े थोड़े, पर फोटोज भी उस जमाने में कैसे हुआ करते थे, ऐसे ये आपके जो आईफोन्स है, एक बटन दबाते 1 क्षण में पहुंच जाते, वैसे नहीं थे। रोल लाओ स्टूडियो से, कैमरा में भरो, खास जगह समय ढूंढो, अपने फोटो खींचो, फिर वापस स्टूडियो जाओ। वहाँ आपको जल्द से जल्द, अगर अर्जेंट है तो भी 10 दिन लगते थे, कभी कभी तो 2 से 3 हफ्ते निकल जाते थे। ये जो मेरी छोटी सी बस राइड थी, उसने तो मुझे इतना बड़ा पारितोष दिया। और जब जर्मनी हम पहुंचे ये ट्रिप में, तो मुझे दूसरा पारितोष मिला। पहली मैडलिन त्रिस्तोन जो मुझे बस में मिली थी, और ये दूसरी मेरी पेन पैल जो हम जर्मनी में गए थे। मेरी एक सहेली अच्छी भरतनाट्यम डांसर थी, उसका एक कार्यक्रम हमने रखा था इन सब विदोषियों के लिए, तो उनको बहुत मजा आया। तो उस दिन मैंने वो कार्यक्रम का संचालन किया था और दूसरे दिन ये मेरी जर्मन फ्रेंड मुझे मिली। हम लोग इतने खुश थे एक दूसरे को आमने सामने देख के कि पता नहीं हंसे या रोए। तो हमने दोनों साथ में किया, हम हंसे भी, हम रोए भी, और इतने गले मिले। और पूरा दिन उसने मेरे साथ बिताया और शाम तक तो उसका शहर हमको छोड़ना था और बहुत दिनों की मुसाफरी बाकी थी। खैर वो ट्रिप खत्म करके मैं आ गई, मगर हमारी दोस्ती मैडलिन त्रिस्तोन और मेरी दूसरे 7 सालों तक चली। मेरी शादी के बाद भी मेरी जब पहली बच्ची हुई, मेरी पहली बेटी है, उसने
सुंदर सा खत लिखा, और तब तक मैं फ्रेंच बहुत बढ़िया जानती थी, तो हम लोग फ्रेंच में ही चिट्ठियां लिखते थे एक दूसरे को। उसने बहुत ही सुंदर एक पतला सा ब्रेसलेट भेजा था चिट्ठी की परतों में अंदर छुपा के, और 7 साल तक हम अच्छी तरह संपर्क में थे, और कभी कभार 2-4 महीने में एक बार है ना फोन पे बात हो जाती थी। और क्या पता, उसने कहा कि कुमु अब मैं है ना सोरबोन यूनिवर्सिटी छोड़ रही हूँ। उसको बहुत ही सुंदर कुदरत और वादियां और नदियां झरने ये सब बहुत पसंद थे, तो वो जाके पारी के बार और आल्स शहर शुरू होने से पहले एक इलाके में बस गई। वहां जाने के बाद 1 या 2 चिट्ठी ही मुझे मिली। मैंने ढेर सारी चिट्ठियां भेजी, पर उसने कुछ जवाब नहीं दिया। अब क्या हुआ क्या नहीं ये तो मुझे नहीं मालूम है। आज भी इतने 1980 से, अब आज का हिसाब लगा लीजिए, आज 2025 है, मेरा मन उसे बहुत याद करता है। मुझे मालूम भी नहीं कि अब वो इस दुनिया में है नहीं है। मेरे से थोड़ी सी बड़ी थी, 3-4 साल, बट वेयर एवर शी इज, खुश रहे। और कभी कभी दोस्तों सिर्फ एक कॉफी के कप पे रिश्ते जुड़ते हैं ऐसा नहीं है। हम मुसाफरी में भी जब हम कहीं कहीं जाते हैं तो कभी कभी ऐसे लोग मिल जाते हैं जो भले थोड़े समय के लिए ही मगर एक आशीर्वाद स्वरूप होते हैं। बहुत ही अच्छे दोस्त और बहुत ही अच्छी में भी सहेली बन जाते हैं और इतनी सारी सुंदर यादें दे जाते हैं कि हम जब भी उनको याद करते हैं ना तो वो अपने बस में नहीं होता है और कभी हमको तो ये ख्याल भी नहीं रहता है, मगर अपने आप जब हम उनकी छोटी छोटी यादें वापस अपने जहन में लाते हैं तो हमारे चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। तो यारो ये थी मेरी आज की कहानी। अगली बार दूसरी कहानी लाऊंगी। दिस वॉज से ला वी, यही है जिंदगी।